नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे हम किसी भी टॉपिक को उसके 3 पैरामीटर पे चेक करके उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। हमारे वो पैरामीटर है व्हाट व्हेन एंड हाउ। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि हमने एक इन्वेस्टमेंट सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट शुरू की है, एक सीरीज हमने शुरू की है जिसमें मैं जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करना चाहते हैं, जो भी उसके ऑप्शंस हैं, उनसे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है, कैसे किसी चीज़ के बारे में हम एनालिसिस करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई किन किन चीज़ों का ध्यान देना होगा, इसके बारे में एक पूरी मैं प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। एक पूरा मैं एक वीडियो की सीरीज लेके आने जा रहा हूँ। उसी टॉपिक के दरमियान में ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने डाला था, उसे आप लोगों का बहुत ही अच्छा खास प्यार मिला। अगर हम बात करें पहले वीडियो के में क्या मैंने बताया था, तो पहले वीडियो में दोस्तों मैंने इन्वेस्टमेंट के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा जो हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं, जो पॉपुलर ऑप्शंस हैं, जो मोस्टली हर आदमी यूज करता है, उसके बारे में हमने क्या होता है डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने जाना था पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, कि कैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग की पावर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसके बारे में मैंने बात की थी। अगर आपने अभी तक मेरा वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में से आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आपको देश दुनिया में जो भी बर्निंग टॉपिक्स हैं, जो कि हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं या किन्हीं भी वजहों से हम उन टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे अभी जो करंट में चल रहा है पेगासस और जो दानिश सिद्दीकी, ये कौन थे जो कि क्या तो अफ़गानिस्तान में मारा गए और उनका भारत से क्या संबंध था। इस तरीके के जितने भी बर्निंग टॉपिक्स हैं, इसके बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है। उन वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से उन सारे बर्निंग टॉपिक्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जो कि इन्वेस्टमेंट में कुछ सीरियस हैं या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन सब के साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। दोस्तों, कैसा होता कि सपोज करिए आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक। एक बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? एक बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है बिजनेस मॉडल। भाई, किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, क्या बिजनेस आप करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है जो चीज़, वो है मनी। मैं बिना मनी के तो कोई भी बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस करना चाहें नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो पैसे की बात आती है वो ये होती है कि सपोज करिए आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपको पैसे की ज़रूरत है। तो आप वो पैसा आप कहाँ से लाएंगे? सीधी सी बात है, इसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सीरीज बात है कि आप क्या होता है अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से लेंगे। थोड़ा सपोज करिए और पैसे की ज़रूरत हो, तब आप क्या करेंगे? तब आप दोस्तों से भी मांगेंगे। अब इससे भी ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप बैंक्स को अप्रोच करेंगे। बट अगर सपोज करिए आपको 20,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत हो, तब आप कहाँ जाएंगे? तो इसी पैसे की कमी को दूर करने के लिए स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है कि सपोज करिए कि आपको पैसे की ज़रूरत है, 20,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अब आप क्या करेंगे कि भाई वैसे तो ना बैंक दे रही है, ना रिलेटिव्स के पास से इतना पैसा मिल पाएगा, ना फैमिली मेम्बर ही इतना सपोर्ट कर पाएंगे, तो अब कहाँ से होगा? तो आप अपने बिजनेस मॉडल्स को लोगों के सामने ले आएंगे कि भैया हमारा ये बिजनेस मॉडल है, हम ये काम करेंगे, हमारा ये फ्यूचर प्लानिंग है, ऐसे ऐसे हम सारी चीज़ें करेंगे, ग्रोथ है, ये जो भी चीज़ें आपको बतानी है वो आप अपने बिजनेस मॉडल के थ्रू लोगों को बताएंगे। सपोज करिए 100 लोगों ने देखा, उन 100 लोगों में से कुछ लोगों को आपका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने वो पैसा आपको दिया।
बट वहाँ पे शर्त एक ही है कि जो पैसा वो आपको दे रहे हैं उसके बदले में वो आपकी कंपनी में को ओनर होंगे। सही सुना आपने, को ओनर होंगे, वो आपकी कंपनी में हिस्सेदार होंगे। इसे ही शेयर कहा जाता है। शेयर कहिए या स्टॉक मार्केट कहिए, इसे ही शेयर या स्टॉक मार्केट कहा जाता है, जिसमें वो आपकी कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं। भले ही छोटे से ही सही, लेकिन हो जाते हैं। ये तो हुई एक मोटा मोटी बात कि शेयर मार्केट क्या होता है। अब अगर जो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, अगर उस हिसाब में देखें तो शेयर मार्केट की पोटेंशियल क्या पोटेंशियल हो सकती है। जैसे पिछले वीडियो में हमने बात किया था एफडी के बारे में, गोल्ड के बारे में, डिजिटल गोल्ड के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इक्विटी के भी बारे में हमने बात की थी। लेकिन वो एक क्योंकि सारे ऑप्शंस को हमें क्या होता है ट्रैक करना था, सारे ऑप्शंस को हमको क्या होता है कोलैबोरेट करना था, तो कम बातें हुई थी। आज का ये वीडियो केवल शेयर के बारे में ही है। उसके बाद हमने रियल इस्टेट के भी बारे में बात किया था कि कितने ज़्यादा परसेंटेज है, क्या रिटर्न के क्या परसेंटेज है। बट अगर शेयर मार्केट के बारे में बात करें तो एक बहुत ही बड़ा मिथ है। अगर हम अपने रिलेटिव्स से बात करें, अगर हम अपने पेरेंट्स से बात करें, तो तुरंत यही आता है कि भैया ये एक तरीके का जुआ है जहाँ पे मतलब सट्टेबाजी होती है, आपका पैसा डूबना ही डूबना है। पहली बात, जैसे ही आएगा किसी से भी बातें करेंगे क्या होता है कोई कि हम शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, हम क्या होता है शेयर मार्केट से मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारे पास पैसा है, तुरंत वो कहेंगे जो चीज़ें जो वर्डिंग आती हैं लोगों के मुंह पे, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला आती है अरे बहुत रिस्की है भैया, शेयर मार्केट बहुत रिस्क है, पैसा डूब जाएगा। दूसरा, अरे एक तरीके से सट्टेबाजी है, एक तरीके से क्या तो जुआ है भैया, बर्बाद हो जाओगे। तीसरा, ये बड़े लोगों का काम है, छोटे लोगों के बस की नहीं है ये चीज़। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे मिथ जो कि लोगों के बीच में फैले हुए हैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये जो भी चीज़ें बोली जा रही है तो हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं, लेकिन उन दोस्तों का क्या, जो दोस्त ये क्लेम करते हैं कि हम शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। अब इसके साथ में आपको एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स बताता हूँ। सपोज करिए आज से 40 साल पहले, भाई शेयर मार्केट तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आज ये इधर उभरा है, पहले भी था इधर, इसलिए कुछ ज़्यादा क्या होता है लाइमलाइट में आ गया है। कोरोना पैंडेमिक की वजह से लगातार हमको सुनने में मिल रहा है कि शेयर मार्केट गिरा था, फिर बढ़ रहा है, नई नई कंपनीज के IPO जा रहे हैं, पेटीएम, जोमेटो, देवयानी इंटरनेशनल जैसे कई कंपनीज अपने IPO जला रही हैं, जो कि IPO फुल भी हो जा रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कह सकते हैं कि अभी चर्चा में सेंसेक्स और शेयर बाज़ार। हाँ, यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है, शेयर बाज़ार अलग है, सेंसेक्स अलग है। सेंसेक्स के बारे में मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। आज का जो वीडियो है वो केवल शेयर बाज़ार के बारे में है, शेयर बाज़ार और उनसे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में। अब यहाँ पे बात आती है कि हाँ, तो मैं आपको एक फन फैक्ट बता रहा था। सपोज करिए आज से 40 साल पहले अगर आपने विप्रो के शेयर में 10,000 रुपये लगा दिए होते, तो आज की डेट में जो विप्रो का जो भी रेट चल रहा हो, प्रेजेंटली अभी करंटली में जो भी रेट चल रहा हो, तब उस रेट के भी हिसाब से या इसके पहले किसी भी रेट के हिसाब से आपका पैसा कितना होता, कोई आइडिया है आपको? कोई आइडिया नहीं। सीधा सीधी 700 करोड़ रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया होता। सोचिए 40 साल पहले आपने 10,000 रुपया लगाया होता है। अब मेरी ये बातें सुन के कई लोग तुरंत कमेंट करने में उतर जाएंगे कि भैया आज से 40 साल पहले लोगों के पास 10,000 रुपया होता भी कहा था। तो भैया सीरीज बात है, चलो कम कर दो 10,000 रुपये को, 1,000 रुपये कर दो, 1,000 रुपये होगा। अब 1,000 रुपये अगर किसी ने विप्रो में लगाए होते तो आज की डेट में उसके पास 70 करोड़ रुपए होते। सोचिए। चलो फिर किसी ने कमेंट करके भैया बोल दिया भैया 1,000 रुपये भी कहाँ होते थे आज से 40 साल पहले। चलो भैया नहीं होते थे, 100 रुपये तो होते थे। अगर किसी ने 100 रुपये भी लगाए होते अगर क्या होता है विप्रो में, तो आज की डेट में उसके पास 7 करोड़ रुपए होते। ये पोटेंशियलिटी है शेयर मार्केट की, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा रिटर्न है, इतना ज़्यादा रिटर्न तो कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको नहीं देगी।
एक बार के लिए कुछ लोग बोल सकते हैं कि रियल इस्टेट दे सकती है, लेकिन रियल इस्टेट और स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है लिक्विडिटी एंड ऑन द स्पॉट पैसा आपके पास। आज की डेट में आपने सोचा कि मेरे शेयर के दाम 7 करोड़ रुपए हैं और मुझे 7 करोड़ की ज़रूरत है, आज के आज अभी के अभी आप तुरंत के तुरंत शेयर बेचेंगे, आपके शेयर बिक भी जाएंगे, 3 दिन के अंदर आपके पास पैसा आ जाएगा। वहीं दूसरी अगर रियल इस्टेट से इसकी तुलना करें तो वो सीधा सीधी अभी आप उठेंगे, बायर ढूंढेंगे, भाई आज आपको ज़रूरत हुई तो आज आप उठेंगे तो आज ही आपको बायर नहीं मिल जाएंगे। बायर आप अब 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें। कुछ हद तक अगर म्यूचुअल फंड से अगर क्या होता है इसकी तुलना करें तो म्यूचुअल फंड कुछ हद तक इससे कोलैबोरेट करता है, बट म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप क्या होता है एक यूनिट मिल जाती है, अब इस यूनिट के हिसाब से आपका जो भी दाम फ्लक्चुएट होता होगा होना होगा वो होगा। लेकिन शेयर मार्केट में क्या है कि टोटली ये डिसीजन आपका होगा और लॉसेज भी आपके ही होंगे। भाई यहाँ पे प्रॉफिट हो रहे हैं तो प्रॉफिट ये आपका होगा। तो इतनी ज़्यादा भाई जहाँ पे भी जिस भी क्या होता है सेक्टर में क्या होता है अनसर्टेनिटी होगी वहाँ पे रिस्क तो ज़्यादा होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। क्लियर? ये तो बात हो गई स्टॉक मार्केट की जो पोटेंशियलिटी है, जो कि क्या होता है उसकी पावर है, जो कि हो सकता है, जो कि यहाँ पे आप रिटर्न ले सकते हैं, इसके बारे में। अब बात ये करते हैं कि जैसा मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि आपने किसी कंपनी में आपने पैसे लगा दिए, उसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा रहा और आपने पैसे भी लगा दिए वहाँ पे, बट सपोज करिए कि आपने जैसे ही पैसे लगाए, जैसे आज मैंने पैसे लगाए, 3 दिन बाद ही मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, अब क्या होगा? भाई जिस कंपनी में आपने पैसे लगाए, जिस कंपनी ने आपसे पैसे डिमांड किए थे, अब वो कंपनी तो आपको पैसे देने से रही, क्योंकि उस कंपनी ने तो वो पैसे अपने क्या होता है जिस काम के लिए उसने लिया था अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उसमें लगा दिए। तो अब आप को तो भाई पैसे की ज़रूरत है, अब आप क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में एक ऐसा प्लेस बना जहाँ पे क्या होता है 4000 से ऊपर कंपनीज लिस्टेड है, 4000 से ऊपर बिजनेस मॉडल्स जहाँ पे लिस्टेड है, वहाँ पे डेली शेयर्स की क्या होता है खरीद फरोख्त तो होती रहती है। ऐसे ही जगह को हम शेयर मार्केट कहते हैं, जहाँ पे मतलब 4000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं भैया, उसमें डेली करोड़ों टर्नओवर होते रहते हैं। क्लियर? करोड़ों टर्नओवर होते रहते हैं डेली, डे टू डे, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड टर्नओवर होते रहते हैं वहाँ पे। जैसे आपको जिस मॉडल की आपका कंपनी को जरूरत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा कर रही है या फिर इसका फ्यूचर अच्छा है, आप वहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स के शेयर खरीद सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आने वाला दौर हिंदुस्तान यूनिलीवर का नहीं है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ख़त्म हो चुकी है, आने वाला दौर कोलगेट कंपनी का है, जो कि क्या होता है जिसके टूथब्रश और टूथपेस्ट बहुत ही ज़्यादा बिकेंगे, तो आप वहाँ पे आप कर सकते हैं कि कोलगेट का आप शेयर ले सकते हैं। इसी तरीके से मतलब एक क्लिक पे आप रतन टाटा से लेके जियो की ग्लोबल नेटवर्किंग का हिस्सा बन सकते हैं। भले ही थोड़ा सा ही छोटा सा ही हिस्सेदार बनेंगे, लेकिन आप उस कंपनी के हिस्सेदार यानी कि शेयर होल्डर बन जाएंगे। क्लियर है? यही खासियत है शेयर मार्केट की। मतलब आप रतन टाटा, अनिल मुकेश अंबानी, क्या होता है ऐसे कई बहुत बड़े बड़े ग्रेट माइंडेड जो क्या होता है बिजनेस माइंड है, जो क्या होता है इस पूरे मतलब इकनॉमी को चला रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, उनकी कंपनी में आप हिस्सेदार बन सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? मतलब कहने का मतलब पोटेंशियल रिटर्न का भी पोटेंशियल है, इसके अलावा इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, जितने बड़े बड़े लोग जिनके बारे में हम आए दिन पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं पेपर्स में, टीवी में कि टॉप द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द इंडिया, मुकेश अंबानी नंबर 1 पोजीशन पे पिछले 7 सालों से चले आ रहे हैं, तो इनकी कंपनी में आप हिस्सेदार हो सकते हैं। तो ये पोटेंशियल है शेयर मार्केट का। अब यहाँ पे एक दिमाग में सवाल आता है कि भैया कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी, ठीक, हमने कंपनी को पैसे दे भी दिए। क्लियर?
और हम उस कंपनी के हिस्सेदार बन भी गए। तो इसमें रिस्क कहाँ है? तो देखिए, अब रिस्क की मैं बात करूं तो इसको ऐसे समझिए कि सपोज करिए आपका कोई फ्रेंड है, उसने कोई बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस को शुरू करने में उसने आपसे मदद मांगी पैसे के टर्म में, और आपने उसको मदद कर दी। अब ये हो सकता है कि क्या होता है, पहले साल में वो बिजनेस 10% का रिटर्न दे, दूसरे साल में 20% का रिटर्न दे, तीसरे साल में 30% का रिटर्न दे। ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो रिटर्न ही ना दे। ये भी हो सकता है कि वो 4-5 साल तक ना वो क्या होता है लॉस में ही जाए, ना वो प्रॉफिट में ही जाए, बैलेंस है, मतलब हाँ काम चल रहा है। भाई कुछ भी हो सकता है, भाई हम नहीं जानते ना इस बारे में। तो अब उस कंडीशन में क्या होता है कि सेम टू सेम वही प्रॉस्पेक्ट, वही सारी चीज़ें शेयर मार्केट में भी होती है। अगर कंपनी अच्छा ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, अगर कंपनी नेगेटिव में जाएगी, माइनस में जाएगी, तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि एक्चुअल में हमें पता तो होता नहीं है कि कौन सी कंपनी ग्रो करेगी, कौन सी कंपनी क्या होता है माइनस में जाएगी, ऐसा कुछ भी हमको पता नहीं होता है। तो उस कंडीशन में शेयर मार्केट को रिस्की इसीलिए कहा जाता है। यहाँ इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है कि शेयर मार्केट से भैया आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में मैंने जो पहला वाला वीडियो था उसमें मैंने बात बताई भी थी, यहाँ पे मैं ये दोबारा बोल दे रहा हूँ कि शेयर मार्केट से आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोन नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आप लोनिंग नहीं किसी को दे रहे हैं, आप किसी को लोन नहीं दे रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ तो है कि या तो कंपनी डूबेगी या चलेगी, लेकिन दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। इस बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के समय। सबसे पहला कि रिसर्च के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। रिसर्च, नॉलेज, फंडामेंटल्स, सारी चीज़ें जानने के बाद इन सारी चीज़ों पे मैं वीडियो बना के लाऊंगा कि कैसे आपको रिसर्च करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। बट आज की वीडियो में हम इसी पे बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। और इस रिसर्च के साथ साथ धैर्य, पेशेंस, ये तो रखना ही पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है कि जिसने 40 साल पहले 10,000 रुपये विप्रो में लगाए होंगे, आज की डेट में वो 700 करोड़ कमा रहा है, तो उसके पीछे रिसर्च और ये सारी चीज़ें तो जो हैं वो एक अलग चीज़ है। उसके पीछे सबसे बड़ी पावर है धैर्य। उसने पेशेंस रखा है 40 साल। उसने 40 साल तक उस पैसे को वहाँ से विड्रॉल नहीं किया, विप्रो से विड्रॉल नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज उसका 10,000 रुपया 700 करोड़ रुपये में चेंज हो गया। तो धैर्य तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ तो इससे साफ़ हो गई कि शेयर मार्केट में रिस्क भी है, पोटेंशियल भी है, और इसके क्या होता है अलावा वो काफ़ी भयंकर, काफ़ी एडवांस रिटर्न भी देने की क्षमता रखता है, और काफ़ी भयंकर तरीके से आपको नुकसान भी पहुँचाने की क्षमता रखता है। तो इसका क्या मतलब कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए या आना ही नहीं चाहिए? देखिए, शेयर मार्केट ही एक ऐसी चीज़ है जो कि क्या, शेयर मार्केट ही एक ऐसा सेक्टर है जो कि मतलब मैं आपको बता ही रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मतलब बहुत ही क्या होता है सरप्राइजिंगली तरीके से वहाँ पे रिटर्न मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आप रिस्क तो है ही, तो इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि आपका जो रिस्क है वो कम मिटिगेट करना होगा, आपको उसको क्या होता है कम से कम मिनिमाइज करना होगा। अब वो मिनिमाइज कैसे करना होगा, इसके कई सारे तरीके हैं। तो आइए आज अब हम उन तरीक़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा पहला तरीका है अपने क्या होता है, जो भी रिस्क है शेयर मार्केट में, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करने का जो सबसे पहला तरीका है वो है मेकिंग द पोर्टफोलियो। अब ये क्या है मेकिंग द पोर्टफोलियो? सपोज करिए कि आपको 10,000 रुपये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं। क्लियर? आपने काफ़ी अच्छी रिसर्च की और क्या होता है काफ़ी ज़्यादा आपने फंडामेंटल कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया, हर चीज़ कर लिया, वेल एंड गुड, आपको लगा अच्छा है। बट कभी भी आप जो 10,000 रुपये लगाने जा रहे हैं वो कभी भी किसी एक शेयर में मत इन्वेस्ट करिए।
एक 8-10 शेयर का पोर्टफोलियो बनाइए, एक 8-10 शेयर का आप क्या होता है एक बंडल बनाइए, एक उस उन पे रिसर्च करिए, उन पे निगाह रखिए, उन पे क्या होता है एक क्लोज आईज क्या होता है उसके ऊपर लगातार बनाए रखिए। क्योंकि आप ये नहीं जानते कि क्या, देखिए रिसर्च जो शेयर के प्राइसेज अप डाउन होते हैं इसके भी कई सारे फैक्टर हैं, उन फैक्टर के बारे में भी हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे कि कैसे शेयर्स के प्राइसेज अप एंड डाउन होते हैं। अब हम बात करते हैं इस पोर्टफोलियो के बारे में। तो कभी भी क्या होता है एक शेयर में ही सारा पैसा मत लगाए, क्योंकि हमें ये कतई नहीं पता है कि इतनी सारी रिसर्च के बाद, सारी चीज़ें सही होने के बाद, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होने के बावजूद भी उस कंपनी के प्राइसेज बढ़ेंगे, घटेंगे या नहीं बढ़ेंगे या नहीं घटेंगे, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए अपना जो भी रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कम से कम 8-10 शेयर्स के पोर्टफोलियो में बांट के रखें, जिससे हो सकता है कि कुछ शेयर्स चलें, कुछ शेयर न चलें, हो सकता है कुछ किस्मत अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई तो कुछ भी नहीं चलेगा, या हो सकता है सब चल जाए। तो ये तो अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे आपको ये इन चीज़ों का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और देखिए रिस्क हर जगह है, आप कोई भी बिजनेस करना चाहें हर जगह रिस्क है। आप एक पान मसाले की दुकान भी खोल ले जाए वहाँ पे भी रिस्क है। आप तो ये सोच के खोलेंगे कि हाँ आज हमने 100 रुपये का पान मसाला लिया है, इसको शाम तक बेच के 100-150 रुपये तक का प्रॉफिट होता है एक पूरा बंडल बेचने पे पान मसाले का, हम शाम को 50 रुपये हमको मिल जाएगा, 50 रुपये से हम घर ले जाएंगे, अपने बच्चों का, बीवी बच्चों का पेट भरेंगे। होगा क्या कि अगर भाई किस्मत तो हर जगह वही चीज़ है भाई, किस्मत आपकी होनी चाहिए। किस्मत ख़राब हो गई, पता चला कि आपके सारे पान मसाले के अंदर ही कीड़े पड़े हुए हैं, एक भी नहीं बिका, जो 100 रुपये आपने लगाया था, जो आखिरी 100 रुपये थे आपके पास वो भी डूब गए। 50 रुपये तो बहुत दूर की बात है, जो आपने सोचा था कि 50 रुपये में कमाऊँगा, आपके पास जो ऑलरेडी 100 रुपये थे वो भी डूब गए। तो रिस्क तो है यहाँ पे, रिस्क के साथ साथ आपके खुद की रिसर्च, आपका खुद का पेशेंस जो कि आपको रखना ही पड़ेगा, और इसके साथ साथ धैर्य, ये सारी पेशेंस, धैर्य वो रखना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी किस्मत तो वैल्यू करती ही है। अब हम बात करते हैं उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि अधिकतर सबके मन में आता है। एक शेयर मार्केट में जो बिगनर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सबके मन में आता है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, केवल खबरें सुनते हैं, उनके मन में भी आता है कि भैया कोई कंपनी थी, उसको पैसे की ज़रूरत थी, हमने उसको पैसे दे भी दिए, उस पैसे के बदले में उस कंपनी ने हमको अपना कंपनी का शेयर होल्डर भी बना दिया। तो अब ये जो प्राइसेज हैं उस कंपनी के शेयर्स के, ये क्यों अप डाउन हो रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न? तो देखिए प्राइसेज जो किसी कंपनी के अप एंड डाउन हो रहे हैं, इसके पीछे जो फैक्टर है उसको समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी शेयर मार्केट है उसमें कितने पार्टिसिपेटरी हैं, कितने लोग हैं वहाँ पे जो कि पार्टिसिपेटरी हैं, जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए किसी भी शेयर मार्केट में 3 पार्टिसिपेटरी हैं, ये तीनों ही किसी भी शेयर के प्राइसेज को घटाने और बढ़ाने में बहुत ही बड़ा योगदान रखते हैं। सबसे पहले हैं रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर कौन? आप, हम। रिटेल इन्वेस्टर कौन? आप और हम। दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल बायर। इंस्टीट्यूशनल बायर में कौन होते हैं? जो क्या होता है सरकारी फर्म्स होती हैं, जैसे LIC हुआ, या बड़ी बड़ी क्या होता है जो फर्म्स होती हैं जो कि क्या होता है शेयर खरीदती हैं, बेचती हैं वो। अब इस तरीके के जो भी म्यूचुअल फंड्स, भाई म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर ही रहे होंगे। हम म्यूचुअल फंड क्या है इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट ब्रीफ दिया है मैंने पिछले वीडियो में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं अलग से एक वीडियो भी लेके आऊँगा। अच्छा, अब तीसरा जो क्या होता है सबसे मेन क्या मतलब, ये तीनों ही मेन है। तीसरा जो क्या होता है पार्टिसिपेटरी है, वो है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे क्या होता है क्रिसिल, केयर, ये सारी जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, और जो मतलब कह सकते हैं आपके क्या होता है ये एक्सपेक्ट करती हैं, ये फोरकास्ट करती हैं कि हाँ आने वाला समय कैसा होगा। आप लोगों ने पेपर में पढ़ा भी होगा कि भारत के अगले 3 सालों में इंडिया की जो इकनॉमी है वो 7.3 रहने वाली है, या नेगेटिव रहने वाली है, या पॉजिटिव होने वाली है। तो यहाँ पे ये 3 जो पार्टिसिपेटरी हैं, इन तीनों की मदद से किसी भी शेयर के प्राइसेस अप एंड डाउन होते रहते हैं। अब वो कैसे होते हैं इसको ऐसे समझिए। देखिए
जो रेटिंग एजेंसीज हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की, इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम ये होता है कि ये क्या होता है, एक कह सकते हैं अनुमान लगाते हैं, क्या होता है फोरकास्ट करते हैं कि हाँ फला शेयर या फला सेक्टर में निगेटिविटी होने वाली है, या क्या होता है कह सकते हैं आपकी पॉजिटिव रहेगा, ये सेक्टर बढ़ेगा। इसका असर क्या होता है कि देखिए शेयर मार्केट में हर तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर भी होते हैं और लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर भी होते हैं। जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं, जब वो ये सुनते हैं कि क्या होता है फला क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने ये कहा है कि टायर के जो सेक्टर्स हैं या एमआरएफ कंपनी है जो कि टायर बनाती है, उसके शेयर में गिरावट आने वाली है, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, मतलब क्या होता है इस सेक्टर को लेकर कुछ नेगेटिविटी फैला देते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ये लगता है कि भाई जब इतनी बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी ऐसी चीज़ें बोल रही हैं तो ज़रूर इसमें कोई बात होगी। तो अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो शेयर रिटेल इन्वेस्टर है, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एमआरएफ का शेयर है, मैं जो हूँ मेरा मूड चेंज हो जाता है। अब मेरा मूड चेंज होता है, मैं सोचता हूँ कि यार ये बोल रहा है कि क्या होता है कि टायर के सेक्टर में क्या होता है गिरावट आने वाली है, चाहे जो भी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ अपना शेयर बेच देता हूँ। ऐसे ही मेरे जैसे और भी कई इन्वेस्टर होंगे जो कि एमआरएफ के शेयर्स को बेच देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही बेचते हैं वैसे ही उस कंपनी के शेयर के प्राइस लो होने लगते हैं। आया समझे? चलिए एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास मारुति का शेयर है, मारुति कंपनी का शेयर है, क्लियर। अब 10 रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि क्या होता है 10 एडवाइज़र हैं जो कि क्या होता है मारुति के बारे में क्या होता बता रहा है। उस 10 में से 5 जो हैं वो गलत बता रहे हैं, मतलब कि मारुति बेकार है, ये है, वो चीज़ें हैं, और 5 जो हैं वो सही बता रहे हैं। 10 थे 5 बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी राय भी बढ़ जाएगी। भाई इसको देखेगा, पता चला 10 लोग हैं जिनके पास मारुति के शेयर है, तो उनकी राय बढ़ जाएगी। हो सकता है 5 लोग बेच दें, हो सकता है 5 लोग रख दें। अब यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करिए इसी बीच में मारुति की ओर से एक न्यूज आती है। वो न्यूज ये है कि भैया क्या होता है सेल नहीं होने की वजह से, डिमांड नहीं होने की वजह से हम अपने प्रोडक्शन को अगले कुछ दिनों के लिए बंद करेंगे, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए बंद करेंगे। तो अब इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे या जो भी क्या होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे वो अपने शेयर बेचना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा कि उस मारुति कंपनी के प्राइस नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर उसी जगह मारुति कंपनी की ओर से क्या होता है स्टेटमेंट आता है, उस स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि हम होंडा कंपनी के साथ एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं सीएनजी कार्स बनाने के लिए, जो कि सीएनजी कार बनाने में होंडा कंपनी हमारी मदद करेगी। तो इस खबर का असर क्या होगा कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हों या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हों, वो उस मारुति कंपनी के शेयर को परचेज करने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा मारुति कंपनी के प्राइसेज बढ़ने लगेंगे। क्लियर? समझ में आया कैसे कंपनी के प्राइस और क्या होता है ये सारी चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं। अभी इसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल यही चीज़ें हैं, इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें जिनकी वजह से किसी कंपनी के शेयर्स, किसी कंपनी के प्राइसेज अप एंड डाउन होते रहते हैं। अब वो क्या है उनके बारे में समझते हैं। अब जो अगला पॉइंट है जिसकी वजह से ये माना जाता है कि इसकी वजह से भी किसी कंपनी के शेयर के प्राइसेज बढ़ते हैं या कम होते हैं, वो होता है किसी पर्टिकुलर कंपनी के या उस सेक्टर के बारे में कोई न्यूज आती है, जिसकी वजह से हम एक ब्लीफ बना लेते हैं, उस सेक्टर के बारे में या उस क्या होता है उस कंपनी के बारे में। तो ये भी काफ़ी हद तक क्या होता है उस कंपनी के प्राइसेज को या उस सेक्टर के कंपनीज की प्राइसेज को अप एंड डाउन करने में काफ़ी क्या होता है सहायक होता है। समझ में आया? नहीं यार, चलिए मैं बताता हूँ। पहली बात तो इस टर्म को जो कहते हैं, जो कि क्या होता है किसी कंपनी के बारे में हम एक ब्लीफ बना लेते हैं, इसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस्ट। इन टेक्निकल एनालिसिस्ट का काम क्या होता है कि वो जैसे सपोज करिए कि मेरे पास क्या होता है टोयोटा कंपनी के शेयर पड़े हुए हैं। अब कोई टेक्निकल एनालिसिस्ट है, उसके पास भी टोयोटा कंपनी के शेयर पड़े हुए हैं। अब टोयोटा कंपनी का शेयर जो उसने 200 रुपये में लिया था, सपोज करिए 195 रुपया हो गया।
तो तुरंत उस टेक्निकल एनालिसिस्ट के दिमाग में ये आएगा कि ये कंपनी तो निगेटिव में जा रही है, निगेटिव टर्न है इसका, कंपनी बुरे हाल में है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक वो बिलीफ बना देते हैं, जो क्या होता है ये एनालिसिस्ट होते हैं वो एक बिलीफ बना देते हैं कि ये तो डाउन टर्न की हो रही है कंपनी, और इस क्या होता है शेयर से या इस सेक्टर से क्विट हो जाने में ही भलाई होती है। इसका असर ये होता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, या जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी उस कंपनी के शेयर्स से क्विट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उस कंपनी के दाम गिरने लगते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ ये जानना चाहिए कि ये जो इतने सारे टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं, जो इतने सारे टेक्निकल क्या होता है एनालिसिस्ट अपनी राय देते हैं, ये एक तरीके से कह सकते हैं आप कि इनकी राय हर घंटे, हर सेकंड, हर मिनट, मतलब पल पल पे चेंज होती है। क्योंकि इनकी जो भी राय होती है, मैक्सिमम जितने भी टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं, इनकी जो भी राय होती है, ये इंट्रा डे के लिए ही इनकी राय होती है। इंट्रा डे जो भी ट्रेड होता है उसके लिए राय होती है। अब ये इंट्रा डे क्या है, इसके बारे में भी इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगे। अब यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको कि इंट्रा डे राय देने के लिए इंट्रा डे पे ये काम करते हैं। इन टेक्निकल एनालिसिस्ट का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है प्रॉफिट बुकिंग, चाहे वो जैसे भी, वो 1 रुपये की प्रॉफिट बुकिंग पे भी काम करते हैं। अगर 1 रुपये का भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो शेयर को क्या होता है बेच के वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन अगर 10 पैसे का भी नुकसान हो रहा है तो वो उस शेयर उस सेक्टर से क्विट हो जाते हैं, बेच के क्विट हो जाते हैं। यानी यहाँ पे जो भी मूवमेंट होती है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि उस शेयर या उस सेक्टर के प्रति जो लोगों की बिलीफ होती है, जो लोगों की न्यूज, लोगों के पास न्यूज आती है, उससे भी किसी कंपनी या किसी सेक्टर के शेयर के जो प्राइसेज होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। यानी कि वो इन सारी चीज़ों को फ्लक्चुएट करने की वो क्षमता रखता है। इसके अलावा जो मेन पार्ट है किसी कंपनी के शेयर या किसी सेक्टर के शेयर्स को के दाम में फ्लक्चुएट होने में, वो है डिमांड एंड सप्लाई। भैया अगर किसी क्या होता है प्रोडक्ट की डिमांड होगी और सप्लाई कम होगी तो उसके दाम बढ़ेंगे। किसी प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज़्यादा कम होगी, सप्लाई क्या होता है ज़्यादा होगी, तो उस कंपनी के शेयर्स के दाम घटेंगे। ये एक क्या होता है लॉजिक वैल्यू है। ये शेयर मार्केट नहीं, ये हर मार्केट में काम करता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि किसी कंपनी के शेयर प्राइसेज कैसे अप एंड डाउन होते हैं, उसके पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं, इन सारी बातों को मैंने आपको एक क्लियर वे में बता दिया है और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं जो शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, जो कि क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मतलब इनका यूज होगा डेली टू डेली लाइफ में, डेली टू डेली बेसिस पे इनका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। वो क्या है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट तो बोला ही जाता है, स्टॉक मार्केट तो बोला ही जाता है, इसके साथ साथ कहीं कहीं हम बुल मार्केट भी सुनते हैं। अब ये बुल मार्केट क्या है? बुल भाई सीधी सी बात है, क्या होता है सांड बैल जो भी समझ लीजिए। तो अब वहाँ पे क्या होता है बुल मार्केट, अगर मार्केट लगातार क्या होता है कंटिन्यूसली 10% या 10% से अधिक की तेज़ी से बढ़ रहा है तो हम वो कहते हैं कि भाई मार्केट बुलिश है, यानी मार्केट भाग रहा है, चढ़ रहा है एकदम। वहीं दूसरी ओर अगर मार्केट 10% या 10% से भी ज़्यादा की तेज़ी से नीचे गिर रहा है तो हम उस कंडीशन में कहते हैं कि भैया मार्केट तो बेयरिश है, यानी बियर मार्केट है, मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है। तीसरा टर्म जो क्या होता है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए वो है इंट्राडे। देखिए यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, एक इंट्राडे आता है, एक डिलीवरी ऑप्शन आता है। देखिए शेयर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम डे पे प्रॉफिट बुक करके निकल लेना चाहते हैं। सपोज करिए कि क्या होता है कोलगेट का शेयर मैंने 100 रुपये पे लिया और मैं चाहता हूँ कि मैं आज की डेट में मैं प्रॉफिट बुक करके निकल लूँ। इन द लास्ट क्या होता है वो अभी हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे कि लास्ट में प्रॉफिट हुआ कि लास्ट में क्या होता है लॉस हुआ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं सेम आज की आज ही मुझे क्या होता है इस पर करना है। तो अगर सपोज करिए प्रॉफिट हुआ उस कंडीशन में भी, लॉस हुआ उस कंडीशन में भी, मुझे आज मैंने ये शेयर खरीदा है और मुझे आज ही इस शेयर को बेच देना है, तो वो इंट्राडे कहलाता है। ठीक है, यानी आज ही हमने खरीदा आज ही हमने बेच दिया, वो इंट्राडे यानी सेम टू सेम डे वो कहलाता है।
ये क्या होता है इंट्राडे पे ही वो टेक्निकल जो क्या होता है एनालिसिस्ट होते हैं उनके क्या होता है राय क्या होता है काफ़ी काम करती है। और डिलीवरी बेस पे क्या होता है कि डिलीवरी बेस पे मतलब आप उस शेयर को रख सकते हैं अपने पास 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 50 साल के लिए, मतलब डिलीवरी बेस पे होता है वो शेयर आपके पास रहेंगे। जब आप 100 रुपये पे आपने ख़रीदा है, अगर मान लीजिए 90 रुपये होंगे उस शेयर के दाम सेम डे पे, तो आप उस शेयर को अपने पास रख सकते हैं। डिलीवरी बेसिस पे आप रख सकते हैं। जब उस शेयर के दाम 100 के बाहर जाएंगे, जब आप अच्छी खासी प्रॉफिट बुक करने लगेंगे, तब आप चाहें तो बेच दें या जैसी आपकी मर्ज़ी। इसके अलावा जो बात आती है वो आती है डिविडेंड की। देखिए शेयर, अब डिविडेंड क्या होती है? डिविडेंड को हिंदी में लाभांश भी कहते हैं। देखिए शेयर मार्केट जो है वो रिस्की तो है, पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है, रिटर्न तो अच्छे मिलते ही हैं अगर धैर्य रखा जाए, रिसर्च की जाए और किस्मत सही हो तो मिलते ही हैं। लेकिन बात करते हैं डिविडेंड की, तो डिविडेंड क्या होता है कि सपोज करिए कि 4 दोस्त हैं, चारों दोस्तों ने मिलकर एक बिज़नेस शुरू किया जिसमें 25% के पार्टनर हैं। क्लियर? 1 साल के बाद वो जो भी बिजनेस उन्होंने शुरू किया वो कह सकते हैं आपकी 1 लाख रुपए का उसमें प्रॉफिट हुआ। तो अब इन चारों का हिस्सा कितना हुआ? इन चारों का हिस्सा हुआ 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। क्लियर? तो यानी यहाँ पे उन्होंने जो बिजनेस जो भी कैपिटल लगाई होगी उस पर उनको 25,000 रुपये का लाभ मिला, यानी लाभांश मिला। यही चीज़ कंपनीज होती हैं। कई कंपनी ऐसी होती हैं जो कि अपने जो भी प्रॉफिट वो अर्न करती हैं उसे वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती हैं। इसे ही डिविडेंड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि हर कंपनी ऐसा नहीं करती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी ऐसा करे। क्लियर? इसके बाद एक क्या होता है टर्म आता है EPS यानी अर्निंग पर शेयर। क्लियर? सपोज करिए जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि क्या होता है 25 हज़ार का चारों लोगों को प्रॉफिट हुआ। अब सपोज करिए कि क्या होता है उसी कंपनी जो बिजनेस हमने शुरू किया था उसमें 2 पार्टनर और आ गए, यानी टोटल अब कितने पार्टनर हो गए? 6 पार्टनर हो गए। और अब अगली साल जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख फिर दोबारा हुआ। 1 लाख से बढ़ा नहीं भाई, 1 लाख से बढ़ता तो अर्निंग पर से तो हर पर्सन की अर्निंग बढ़ती, लेकिन अब वो 1 लाख रुपए ही रहा। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो ये 4 पार्टनर थे इनकी भी जो क्या होता है जो इनको प्रॉफिट मिला था पिछले साल लास्ट ईयर उससे कम हो गई, क्योंकि प्रॉफिट तो 1 लाख ही हुआ लेकिन अब पर्सन बढ़ गए। अब 4 पार्टनर की जगह अब 6 पार्टनर हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो उनका क्या होता है अर्निंग थी वो डाइल्यूट हो गई। तो यही चीज़ कंपनीज में भी होता है। EPS जो कि हर कंपनीज में देखा जाता है जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो फंडामेंटली हम चेक करते हैं। इसके अलावा एक जो टर्म आता है वो कई बार सुनने में आता है स्टॉप लॉस। ठीक, अब ये स्टॉप लॉस क्या है? तो देखिए स्टॉप लॉस क्या होता है कि सपोज करिए 100 रुपये में हमने कोई शेयर खरीदा और हम ये चाहते हैं कि भैया बढ़े तब तो ठीक है, लेकिन हम क्या होता है नीचे गिरने लगेगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हम 98 रुपये पे वहाँ पे स्टॉप लॉस कर देते हैं कि 98 रुपये, 100 रुपये से जैसे ही 98 रुपये आएगा हमारा जितना शेयर है सब बिक जाएगा, क्योंकि भैया हम 2 रुपया ही क्या होता है नुकसान सहन करने की ताकत रखते हैं। 10 रुपया नहीं, मान लीजिए 100 का लिया 90 हो जाए, हम 90 उतना 10 रुपये का नुकसान नहीं सह पाएंगे, हम 2 रुपये का नुकसान सह लेंगे। तो हम 98 रुपये पे एक क्राइटेरिया रख देते हैं, एक क्या होता है स्टैंड रख देते हैं कि भैया हमको 98 रुपये आएगा हमारा सारा शेयर बिक जाएगा। और जब आता है वो शेयर 98 रुपये पे तो हमारे सारे शेयर बिक जाते हैं। इसे ही कहते हैं स्टॉप लॉस। अब देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने शेयर मार्केट कैसे काम करता है और क्या होता है, कैसे उसके प्राइसेज अफेक्ट्स होते हैं, कैसे उसके प्राइसेज अप एंड डाउन होते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड मैक्सिमम जो भी टर्मिनोलॉजी हम अधिकतर पेपर्स में सुनते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कैसा लगा आपको वीडियो? आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और सेंसेक्स क्या है, कैसे इसकी गणना होती है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ अपने उन दोस्तों, उन रिलेटिव्स को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा जो कि इन्वेस्टमेंट्स के बारीकियों के बारे में जानना चाहते हैं।
इसके अलावा अगर आपके पास कोई राय है, कोई सुझाव है या कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। गुड बाय।